सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले जो हम लोग आंदोलन पढ़े, असहयोग आंदोलन। दो मुख्य आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों की कमर तो टूट ही गई थी। जिसमें पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन को हम लोग पढ़े, ठीक है। असहयोग आंदोलन में क्या क्या पढ़े बाबू? इसी आंदोलन के दौरान जो है कई तरह के जो है कॉलेजेस और विद्यालय की भी स्थापना भारत में हुई, ठीक है, हम लोगों के द्वारा। और साथ ही साथ जो है अंग्रेजों के सभी चीजों का, स्कूल कॉलेज सामान हर चीजों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। यहाँ तक कि जितने भी उपाधि मिला था, पद मिला था, सबको बहिष्कार करना था असहयोग आंदोलन में। तो फिर ये जो है आंदोलन फिर धीरे 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 कब तक चला? तो 2 साल तक चला। 1922 ईस्वी में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का एक चौड़ा चौड़ी नामक जगह था जहां पर 22 पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन सहित जिंदा जला दिया गया था, जिस कारण यह आंदोलन हिंसात्मक हो गया। और हिंसात्मक होने के कारण महात्मा गांधी ने इसे क्या कर दिया? स्थगित कर दिया और उसे अंततः 1 महीने बाद जेल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया 6 साल के लिए। राइट, यहां तक हम लोग समझ चुके थे। चलिए, तो अब फिर हम लोग आज के क्लास में समझेंगे बाबू सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, ये किन किन कारणों से हुई है, ये जो है इनके कारण क्या थे। हालांकि ये जो आंदोलन है ये कितना में हुआ था बाबू? 1930 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1930 ईस्वी में। लेकिन अगर कोई भी आंदोलन होता तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, जैसे असहयोग आंदोलन होने के कारण। तो उन सविनय अवज्ञा भी आंदोलन हुए थे, इनके पीछे कई बड़े कारणों थे। तो पहले तो कारण को जानेंगे, ठीक है, क्यों हुआ था। फिर इसके बाद परिणाम को जानेंगे कि इसका रिजल्ट क्या निकला। तो बहुत तरह की चीजें सामने आई थी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है बाबू? तो गांधी जी के नेतृत्व में देखिए 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन, जिसमें भारत के सभी लोग, मजदूर वर्ग से लेकर के व्यापारी वर्ग के लोग भी शामिल थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े बैरिस्टर जैसे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये सब बड़े बड़े बैरिस्टर जो है वकालत छोड़ करके, चलती वकालत छोड़ करके जो इस आंदोलन में भाग लिए थे। हाँ या ना? ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा जो है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी उसी दूसरा जो है कह सकते हैं ये दूसरा जन आंदोलन था। इसमें भी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे, ठीक है। आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत था। सामाजिक आधार का बात करेंगे तो ये काफी बड़ा बृहद पैमाने पर था, ठीक है। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। यानी जो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, तो आंदोलन धीमा पड़ गया था, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में आपको पता है कि जो है प्लेग नामक खतरनाक बीमारी भी आ गई थी। तो कई तरह के कारणों से जो है आंदोलन धीमा पड़ गया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब गांधी जी बाहर आए जेल से, तो धीरे 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 फिर क्या होने लगा, आंदोलन में जो है पकड़ आई। किंतु इसी बीच कुछ ऐसी घटना पुनः दोहरा गई। आंदोलन तो स्थगित हुआ, लेकिन जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया तो इसके बीच अंग्रेज फिर कुछ ना कुछ कारनामा किया, खुद फिर कुछ ना कुछ यहाँ भारतीयों को सताना शुरू किया। और इसके बीच ऐसी घटनाएं फिर से दोहराई गई जिससे जो है राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन होने की स्थिति पैदा हो गई। यानी फिर अंग्रेज कोई ना कोई कारनामा किया जिससे जो है राष्ट्रवाद की भावना फिर से जगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए लोग सभी तैयार हो गए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग जानेंगे कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या है। दो आंदोलन आप लोगों को हमेशा याद रखना है होठ पर, इसलिए कि बाबू क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यही दोनों से बन गया है, बाकी सब शॉर्ट टाइप का बनेगा। कहेगा असहयोग आंदोलन के कारणों को बताएं तथा उसका परिणाम क्या है। 5 नंबर तक क्या कारण था भाई, 4-5 कारण लिख देना। परिणाम क्या निकला, स्थगित हो गया। फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। 5 नंबर में ये दो क्वेश्चन जरूर रहता है, इसलिए दो क्वेश्चनों को डिटेल से समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। अब बाकी ये सब जो कारण वगैरह सब है शॉर्ट शॉर्ट पूछ देगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट क्या है, किसान आंदोलन क्या है, ये सब में शॉर्ट पूछेगा। लेकिन ये दो क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में रहेगा, ठीक है। शॉर्ट में भी पूछ सकता है कोई, उसका मन, ठीक है। चलिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या है जरा उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला तो बाबू साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्या है ये पूछेगा 100% शॉर्ट में। साइमन कमीशन क्या है या साइमन कमीशन से आप क्या समझते हो? देखिए साइमन कमीशन क्या होता है, अब है क्या, इसको जरा समझ लीजिए कि पहले अंग्रेजी सरकार कहा कि
ब्रिटिश सरकार कहा कि 10 वर्षों के बाद ही कोई चीज भारत में सुधार किया जाएगा, ठीक। यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी भारतीयों की स्थिति कैसी है देख रेख करेंगे। यानी भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसकी देख रेख कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। कहा कि 10 वर्ष के बाद करेंगे, लेकिन 10 वर्ष हुआ ही नहीं। 10 वर्ष हुआ ही नहीं, अंग्रेज क्या किया? एक कमिटी का गठन किया जिसका नाम था साइमन, ठीक है। साइमन के नेतृत्व में गठन किया जिसका नाम था साइमन। और इस कमिटी का गठन करने के बाद इसमें हुआ यूं कि साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ, जरा समझिएगा। आखिर आखिर साइमन कमीशन आया था, आखिर क्या कारण था कि साइमन कमीशन आंदोलन को बढ़ावा दिया? तो साइमन कमीशन में जितने भी लोग, चूंकि भारतीयों की प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे ऐसे समझिए सीधा साफ साफ तौर पर, भारतीयों को इंदिरा आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भारतीयों के घर में नाला उला है कि नहीं है, यानी जो भी प्रशासनिक सुधार होगा इसका डिसीजन अंग्रेज केवल 7 गो, देखिए ये जो साइमन कमीशन है इसमें टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे, और सातों का सातों अंग्रेज था। सब अंग्रेजवा अपना व्यक्ति को बैठा दिया, कहा जाओ भारत के सुधार करो, देखो क्या है क्या है। तो अंग्रेजवा आएगा, क्या कहेगा? हमको इंदिरा आवास देगा? संभव है? गड़बड़ करेगा। तो यहाँ के लोगों का कहना था कि उस समय कई सारे नेता पढ़े लिखे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, कई तरह के नेता पढ़े लिखे थे। कहा आप भैया 7 गो आप अपना आदमी रखे हैं, 7 गो में से चलिए आप 5 गो रखिए, 2 गो तो भारतीयों को रखिए, तब ना हम भारत वाला पूछने जाएंगे कि देखिए तो हमारा कागज पत्तर सही है कि नहीं है। अंग्रेज के पास जाएंगे वो भगाइए देगा, सुनेगा बात भारतीयों का। यही कारण से कि यहाँ भारतीयों का कहना था कि 7 गो जो सदस्य उसमें 2 गो भारतीयों को रख लीजिए, तब आप प्रशासनिक सुधार करिए, क्योंकि हम भारतीयों का अगर मन होगा कोई चीज पूछने का तो हम अपना आदमी तो है ना मेरा साइमन कमीशन में, हम अपना आदमी से पूछ सकते हैं। अंग्रेज के पास जाएंगे वो मार के भगा देगा, बताएगा ही नहीं, कोई चीज बताएगा क्या प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। अब कहा कि नहीं, यही अंग्रेजे रहेगा, तुम भारतीय एक भी नहीं होगा आपका, रुको छुट्टा। अब जैसे ही इसका जो है बंबई में इसका लागू होना था, बंबई में जैसे साइमन कमीशन पहुंचा, बंबई के लोग काले झंडे लेकर के, चप्पल जूता का हार लेकर के इसका स्वागत करने लगा। मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा करके पूरा बंबई को जो है आंदोलन करने लगा, और अंततः साइमन कमीशन भी क्या हुआ? नहीं लागू हुआ। तो यही कही कहानी है, ठीक है बाबू। चलिए आगे समझा देते हैं, लिखा भी हुआ है। परंतु समय से पहले ही नवंबर 1927 में ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे देखो इंडियन स्टेट्यूटरी याद रखिएगा बाबू, इंडियन स्टेट्यूटरी इसी को साइमन कमीशन कहा जाता है, ठीक है। इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन का गठन किया जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है, ठीक है। साइमन कमीशन क्या कहा जाता है देख लीजिएगा, ठीक है। यह आयोग 7 सदस्य का था। कितने सदस्य का था? देखिए 7 सदस्य, और सातों सदस्य कौन था? अंग्रेज था, ठीक है। यह आयोग 7 सदस्य का था जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन किसके नेतृत्व में गठन किया गया था? तो सर जॉन साइमन, ये भी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में कि साइमन कमीशन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सर जॉन साइमन को इसका क्या बना दिया था? अध्यक्ष बनाया था। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष भी सर जॉन साइमन ही थे, ठीक है बाबू, यहां तक क्लियर है। इस कमीशन का उद्देश्य देखो, इस कमीशन का उद्देश्य अभी हम क्या बताएं? संवैधानिक सुधार, यानी जो संवैधानिक सुधार होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार होगा, प्रशासनिक सुधार होगा, उसके प्रश्न पर विचार करना था। यानी विचार करेगा अंग्रेज लोग कि क्या क्या सुधार करना है। लेकिन वहां पर देखो, परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, क्यों हुई? तो जरा समझिए। विरोध का जो मुख्य मुद्दा था, मुख्य प्रकार साइमन कमीशन के विरोधी आंदोलन ने तत्कालिक रूप से एक व्यापक राजनीति को संघर्ष को जन्म दिया। मुख्य देखो इसका मुख्य कारण क्या था? विरोध का मुख्य कारण था साइमन कमीशन में एक भी भारतीयों का नहीं रखा जाना। यानी साइमन कमीशन में जितने भी 7 सदस्य थे सब अंग्रेज ही थे, इसमें एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया था। तो भारतीय वाला बोला कि हमको अगर कोई चीज पूछना होगा तो हम अपना भारतीयों के पास जाएंगे, अगर ये रहेगा तब ना। लेकिन सब अंग्रेज था, तो अब हम पूछने किसके पास जाएंगे? तो अंग्रेज चीजों को मानने से इनकार कर दिया। अब भारतीय लोग सोच लिया कि इसको लागू ही नहीं होने देंगे, ठीक है। क्यों इसका विरोध हुआ पता चल गया? क्यों इसका विरोध हुआ?
क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय लोग इसका विरोध किया। ठीक है, भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों के द्वारा लिया जाना था, यानी भारत के जो भी स्वशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधी चीजें हैं, उसके निर्णय कौन लेगा? विदेशी लेगा। विदेशी हम लोग का भला चाहेगा नहीं, इसीलिए जो है यहाँ पर इसका विरोध हुआ। तो इस प्रकार साइमन कमीशन का विरोधी आंदोलन ने तत्कालिक रूप से एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। यानी ये था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भी जो है फिर धीरे धीरे क्या हो गया? आंदोलन को जन्म दिया। चलिए चीजें क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा नेहरू रिपोर्ट को जान लेते हैं। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट क्या है जरा समझिएगा, ये भी कभी कभी पूछ देता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए साइमन कमीशन के बहिष्कार हो गया, साइमन कमीशन को लागू होने ही नहीं दिए। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव कौन था? लॉर्ड बिरकन हेड था। कौन था बाबू? लॉर्ड बिरकन हेड। ये अंग्रेजी सचिव था। ठीक है, कौन था? अंग्रेजी सचिव था। लॉर्ड बिरकन हेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों का मान हो। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, यहाँ के सचिव क्या कि जाओ कि तुम लोग अपना खुद का संविधान बनाओ। संविधान बनाओगे तो हम देखते हैं, अगर संविधान बना लोगे, तुम लोग का संविधान बन जाएगा तो हम देश को आजाद कर देंगे। यानी चुनौतियां दे दिया। कौन? लॉर्ड बिरकन हेड। तो भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने, यानी ये जो सचिव था, कहा कि खुद का संविधान बनाइए, सब के लिए अधिकार दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप लोग भी पढ़े लिखे, आप लोग देश चला सकते हैं। तब कहा रुको, अब सब संविधान बनाया जाएगा। तब भारत क्या किया? इस सचिव यानी कौन? लॉर्ड, है ना, बिरकन हेड की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 ईस्वी में क्या किया? दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजित किया। जितने भी पढ़े लिखे नेता थे, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, सबको बुलाया गया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। तो नेहरू रिपोर्ट कौन थे बाबू? मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू चूंकि ये अध्यक्ष थे, मेन यही थे, इसीलिए इसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। याद रहेगा, मैं नेहरू रिपोर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, दिल्ली में इसकी अध्यक्षता हुई थी, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। ठीक है, आगे समझा जाए। अब इस समिति ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा की मांग की। ठीक है, जिससे कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था, यानी कांग्रेस का ही एक वर्ग क्या था? असहमत था, कहा कि नहीं, डोमिनियन स्टेट नहीं लेना चाहिए, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट क्या हो गया? स्वीकृत नहीं हो पाया। यानी नेहरू रिपोर्ट में यही सब संवैधानिक चीजों का ही बात किया गया था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट नहीं हो पाया, है ना, स्वीकृत नहीं हो पाया। हो सका, लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी उभर कर सामने आ गई। मुस्लिम और लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इस फैसले में सहयोग किया। यानी जितने भी मुस्लिम थे, हिंदू थे, सबने इस सभा को, यानी सबने कहा कि ठीक है, हम लोग अपना संविधान बनाएंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे, अंग्रेजों के दबदबे से मुक्त होंगे, हमको अंग्रेज का शासन नहीं चाहिए, इसका स्वशासन नहीं चाहिए। ठीक है, सभी ने अपना संविधान बनाने को तैयार भी हो गया, लेकिन संजोग से कुछ कांग्रेस का ही सदस्य था जो इस चीज को नहीं मान रहा था, तो ये नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी सब लोग एक साथ हुए और आंदोलन धीरे 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 इस तरह से भी आगे बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, आगे समझा जाए। अतः गांधी जी ने इसे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्तुत किया, यानी कहा कि सब लोग तो साथ है ही, क्यों ना हम आंदोलन किया जाए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? तो चलिए आगे और देख लेते हैं हम। कारण है हमारा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। ठीक है, विश्वव्यापी यानी पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चल रहा था। ठीक है, कीमतें अचानक बढ़ गई, किसी के पास धन नहीं था। तो समझा जाए चीजों को और फिर से अच्छे से हम लोग समझेंगे कि फिर ये भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ठीक है, आर्थिक मंदी देखिए कब लागू हुआ? 1929 से 1930 ईस्वी की जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है, ठीक है, जरा समझिएगा। कहता है कि इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा तरीका से प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी भारत की जो इकोनॉमी की है, ठीक है, इस पर बुरा तरीका से प्रभाव पड़ा। पूरे विश्व में जो है आर्थिक मंदी चल रहा था, तो भारत भी उसके चपेट में आ गया। जैसे यूं कह ले कि जैसे अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो क्या आपके घर पे भी तो थोड़ा असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बच पाइएगा। ठीक है, वही बातें हैं। मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई, यानी जो कीमतें हैं, वस्तु की जो दाम है, वो अचानक बहुत बड़ा ज्यादा हो गया। जैसे अभी प्याज का भाव कितना है जी? बहुत ज्यादा है ना, 60 रुपया केजी, है ना। 15-20 रुपया मिलने मिलने वाला प्याज अभी 60 रुपया केजी मिल रहा है।
तो मूल्य में वृद्धि है। और प्याज के बिना हम लोग खाना को खाते नहीं है। सलाद में प्याज चाहिए, सब्जी बनाने के लिए प्याज चाहिए, दाल में प्याज देते हैं, हर जगह पे प्याज लगता है। ठीक है, तो उसी तरह से मूल्यों में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, और भारत का निर्यात कम हो गया। भारत का निर्यात कहने का मतलब हो गया यहाँ से जो कोई सामान भेजते थे वो कम हो गया। अब हम सामान कोई बनाए भारत में, वो अगला बाजार में बिक ही नहीं रहा है, तो क्या हाल होगा, अर्थव्यवस्था तो चौपट होगा ही। देखिए, ऐसा नहीं है कि बाबू कोई अगर सामान बनाता है, कोई व्यापारी है तो व्यापारी को फायदा होता है, नहीं, सरकार को और देश को भी फायदा होता है। अगर हम कोई सामान बनाए तो उस सामान पर गवर्नमेंट तो हमसे टैक्स ले रही है। जैसे हम बिहार में ही कोई सामान बनाए तो बिहार से जाकर के हम झारखंड में सामान को बेचने जा रहे हैं, तो तुरंत से जो है हमारा SGST लग जाएगा। वो राज्य कहेगा कि तुम बिहार में बनाए हो, सामान झारखंड में बेच रहे हो, चलो टैक्स दो। तो टैक्स के नाम पे कमाई हुआ, तो देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है बिजनेस से। ठीक है, जरा समझिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, भारत का निर्यात कम हो गया। निर्यात का मतलब होता है कोई चीजों को भेजना दूसरे देश। आयात का मतलब लाना, आया, सीधा समझिए, आया मतलब कोई सामान आया, तो आयात। ठीक है, और निर्यात का मतलब होता है भेजना। तो निर्यात भी कम हो गया। अंग्रेजों ने भारत से धन निकालना बंद नहीं किया, और अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत से धन पूरा लूट करके कहाँ भेज रहे थे, ब्रिटेन भेज रहे थे। बात समझ में आ रहा है, इधर ऐसे ही महंगाई बढ़ रहा था, ऐसे सब कुछ चौपट था। अनेक कारखाने बंद हो गए, जितने भी भारत में कारखाने थे, अब बहुत सारे कारखाने ऐसे थे बंद हो गए, क्योंकि सामान बिकता ही नहीं था, क्योंकि पूरे विश्व में जो है आर्थिक हड़ताल चल रहा है। आप एक बात बताइए, अगर आपके पास पैसा पूंजी होगा तभी है ना कोई आप सामानों खरीदने जाइएगा। पैसे पूंजी नहीं है तो सामान कोई खरीदने जाएगा, नहीं जाएगा। आगे आने वाला है धनतेरस, पैसा रहेगा तभी ना आपको धन में तेरह करिएगा, नहीं तो 12 तक नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो वही बातें हैं। ठीक है, बंद हो गए, और अनेक पूंजीपतियों की हालात क्या हो गई, खराब हो गई। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीब की मार झेल रहा था, पूरा देश का वातावरण क्या हो गया, सरकार के खिलाफ हो गया, यानी अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। किसान लोग पहले से बेचारा गरीब था, लेकिन अब बिजनेसमैन यानी व्यापारियों की भी हालत खराब हो गई थी, सामान बिक ही नहीं रहा था, पूरा देश में हड़ताल का जो है माहौल होने लगा, और क्या हो गया, सभी लोग सरकार के खिलाफ हो गए। तो ये था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तो याद रखिएगा, 1929 ईस्वी पूछ देता है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब शुरू हुई थी। ठीक है, इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु एक उपयुक्त अवसर दिखाई दिया, यानी सरकार के विरुद्ध सरकार कुछ कर नहीं रहा है, सरकार कम से कम धन निकालना तो बंद करे। अंग्रेज पूरा धन यहाँ से निकाल करके भेज रहा था अपना देश, तो इन लोगों ने सोचा कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। चलिए, और हम लोग कारणों को देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के, और क्या कारण थे। ठीक है, तो समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, जरा समझिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अग्रसर हेतु समाजवाद का जो क्या प्रभाव था। इस समय मार्क्सवाद एवं समाजवादी विचारधारा तेजी से फैल रहा था, यानी सब लोगों में किसकी भावनाएं आ गई थी, तो समाजवादी, यानी सब लोग समाज को लेकर के चल रहे थे, है ना। हम लोग एक समाज में है, समाज में कोई गलत करता है तो उसको बोलते हैं, तो सब लोग अपने से मतलब नहीं रख करके सामाजिक चीजों को सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी सब में क्या गुण आ गया, समाजवाद का गुण आ गया। ठीक है, यानी अब हमारा समाज, समाज यानी देश। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। कांग्रेस संगठन के अंदर भी दबाव महसूस किया जा रहा था। इस दबाव की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथी के रूप में उदय हो गई। ये तो आपको पूछ सकता भी या नहीं पूछ सकता, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। पांचवा समझेंगे क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार, यानी फिर धीरे 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 लोगों को कितना कितना क्रांतिकारी को बर्दाश्त होगा, फिर धीरे 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 क्रांतिकारी जो थे वो आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस समय भारत की स्थिति विस्फोटक थी। विस्फोटक कहने का मतलब हो गया कि थोड़ा सा उसको, एक नहीं होता है बम देखे हैं जी, थोड़ा सा उसको चिंगारी की जरूरत होती है, फट जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति ऐसा हो गया था, हालात ऐसा पैदा हो गया था कि सिर्फ उसको अंग्रेजों के द्वारा थोड़ा सा चिंगारी की जरूरत थी, तुरंत शुरू हो जाता। तो गांधी जी संभाल कर रखे थे, नहीं नहीं रुको, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। ठीक है, यानी यहाँ की जो स्थिति काफी विस्फोटक थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरोधी विचारधारा को उग्र बना दिया। यानी जो मेरठ षड्यंत्र केस था और लाहौर में जो मतलब फंसाया गया था, उसको लेकर के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दिया था। ठीक है, बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गति फिर से एक बार बढ़ रही थी। बंगाल में भी धीरे धीरे लोग क्या हो रहे थे, सरकार के विरुद्ध हो रहे थे, सभी क्रांतिकारी एक हो रहे थे। ठीक है, चलिए आगे समझा जाए। फिर पूर्ण स्वराज की मांग,
ठीक है, हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि स्वशासन की जगह अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी हमें पूरा अपना देश चाहिए, आप निकलिए यहाँ से। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग में क्या हुआ था, याद रखिएगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है। दिसंबर 1929 ईस्वी का वार्षिक अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, जो कि कांग्रेस का जो है ये लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, देखिएगा, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की मध्य रात्रि को, यानी आधा रात को, 31 दिसंबर के आधा रात को रावी नदी के तट पर, है ना, रावी ब्यास क्षेत्र, है ना, आप लोग ये नदी जानते होंगे, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, रावी ब्यास चेनाब झेलम, याद रखिएगा, वो आपका जो है पाकिस्तान की तरफ है। तो मध्य रात को रावी नदी तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा की। कहा कि 31 दिसंबर है, अब हम यहाँ पर रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया, कहा अब हम लोग स्वतंत्र हैं, हमको स्वतंत्रता चाहिए, कोई भी हमारे स्वतंत्रता के बीच आएगा अब उसे छोड़ा नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा, स्वतंत्रता की घोषणा की और प्रस्ताव पढ़ा, और जो अपना प्रस्ताव बनाया था वो पढ़ा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। यानी उस समय ये कहा गया कि 26 जनवरी जो आएगा, क्योंकि 31 दिसंबर को इन्होंने झंडा फहराया, तो एक दिन बाद आपका क्या आ जाएगा, 1930। देखो 1929 ईस्वी में ये झंडा फहराए, 31 दिसंबर, तो एक दिन बाद फर्स्ट नया जनवरी, फर्स्ट साल आता है 1930। तो कहा कि नहीं नहीं, 1 जनवरी को नहीं मनाएंगे, 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और ये जो 26 दिन मिला है, इसमें सारा चीज काम तमाम कर देना। ठीक है, तो 26 जो है जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक लहर जागृत हो गई, और सबको लगने लगा कि अब हमें आजादी मिलने ही वाली है, बस थोड़ा सा कष्ट और करना है, किसी तरह से अंग्रेजों को भगाना है। तो अभी देश आजाद हुआ, गणतंत्र दिवस इसके बाद लागू हुआ। अभी यहाँ की बातें हैं, बात समझ में आ रहा है। ये 26 जनवरी 1930 ईस्वी आपको वहां पर दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है, ना कि 26 जनवरी 1950। संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस तब मनाया जा रहा था। ये बात है 1930 ईस्वी की, ना कि 1947 के बाद की बात है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से लोग क्या हुए, लोगों को मतलब भरोसा आया कि नहीं, अब हमारा देश सचमुच में आजाद हो जाएगा। तो सब लोग फिर से एक साथ हुए, और यही उपयुक्त अवसर था, जब सब लोग एक साथ हुए तो अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाए। ठीक है, तो चलिए गांधी जी का समझौतावादी रुख अब एक बार समझते हैं, और उन्होंने किस तरह से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। तो आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन, देखो उस समय याद रखिएगा 1930 ईस्वी में यहाँ के भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता, ये भी पूछेगा कि गांधी इरविन समझौता पर सर्वप्रथम कब हुआ, तो 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो 1930 ईस्वी में ही गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग को रखा। 11 सूत्री मांग कहने का मतलब है कि 11 को मांग है, उस मांग को पूरा करिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा, अगर नहीं करिएगा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, फिर आप जानिएगा। ठीक है, बहुत सारे कांड हुए इसी बीच गांधी जी को लंदन भेजना था। तो चलिए समझा जाए। तो आंदोलन स्थगित करने के कहा कि अगर पूरा नहीं किए किए जाएंगे तो इस जो है आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, अगर पूरा हो जाएगा तो आंदोलन को स्थगित कर देंगे, क्योंकि आंदोलन का माहौल बन चुका था। गांधी जी एक बार शुरू करते, इधर पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत देश में शुरू हो जाता। तो पूरे हम लोग देख चुके हैं, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, फिर पूर्ण स्वराज की मांग, सभी लोगों में एकता आ ही गया है, और सभी लोग तैयार थे आंदोलन के लिए। तो इन्होंने क्या कहा, इरविन से समझौता किया, गया इरविन के पास, अपना 11 सूत्री मांग रखा, 11 सूत्री मांग रखा, कहा कि अगर आप इसको मान लीजिएगा हम आंदोलन नहीं करेंगे, नहीं मानिएगा तो फिर तो समझ ही जाइए होगा यहाँ पर तांडव, है कि नहीं है। चलिए तो आगे समझा जाए चीजों को। ओके, फिर कहता, परंतु इरविन ने तो कहा ना भैया हम ना मानेंगे। इरविन यानी अंग्रेज क्या किया, इन्होंने इसके मांग को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, मानना तो अलग की बात है, यानी मांग मानना तो अलग की बात है, मिलने तक नहीं गया, मिलने से भी इनकार कर दिया। एक होता है ना कि चलो बैठे बातचीत किए, नहीं 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 आपका मांग ज्यादा है, हमको पसंद नहीं है, ऊपर वाले नहीं मानेंगे, तो वो अलग चीज है। कहा मिलेंगे ही नहीं, मिला तक नहीं।
गांधी जी का रुको, अब हम तुमको अपना पावर दिखाते हैं, देखो धोती कुर्ता का कमाल, ठीक है। इनकार कर दिया। इसी बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा था, ठीक है। और था बातें होकर के, यानी गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। कहा कि तुम हमसे मिलोगे नहीं, रुको अब तुमको दिखाते हैं। अब इन्होंने कहा कि अब जो है आंदोलन होगा। इन्होंने दांडी मार्च किया। दांडी मार्च जो है आपको पता है कि जो है दांडी नामक जगह है गुजरात में, समुद्र के किनारे दांडी नामक जगह है, वहां पर इन्होंने गए और नमक खुद से बनाया और नमक कानून का विरोध किया, ठीक है। तो नमक कानून भी आपको पूछा जाता है, या दांडी मार्च पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो दांडी मार्च से क्या समझते हो, ये कब हुई थी, याद रखिएगा। तो चलिए, दांडी मार्च से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। नमक कानून जैसे बना, समुद्र तट पे का अब आंदोलन शुरू, ठीक है। तो चलिए देखा जाए तो दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू होता है। कहाँ कितना दिन तक चलता है, 6 अप्रैल तक चलता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, कितना दिन तक चलता है, 6 मतलब अप्रैल तक चलता है। चलिए, तो जरा समझा जाए यहाँ पर। कहता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की, यानी पहले दांडी यात्रा की, तब जाकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, क्योंकि लॉर्ड इरविन उसके 12 सूत्री मांग को मानने से इनकार कर दिया, मिलने तक नहीं गया। तो गांधी जी ने कहा कि चलो पहले नमक कानून जो बना है, देखो नमक कानून, नमक पे ज्यादा टैक्स ले रहा था। अब नमक हर चीजों का हिस्सा होता है ना, बिना खाने में नमक के हो ही नहीं सकता है। तो नमक पर अंधाधुंध टैक्स ले रहा था। कहा अब नहीं, तुम जो बनाते हो तुम्हारा नमक हम खाएंगे नहीं, हम लोग को खुद नमक आता है बनाने, समुद्र मेरा देश मेरा, खुद से बना लेंगे, कौन सी भरी बात है नमक बनाना का, खुद से हम बना लेंगे नमक, हम अपना नमक खुद करेंगे, तुम्हारा नमक कानून का विरोध करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की, ठीक है। 12 मार्च, देखो कहां से चला था बाबू, कब चला था, 12 मार्च 1930 ईस्वी। तो दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को कहां से हुआ था बाबू, साबरमती आश्रम, आपको बताए थे गुजरात में है। साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, केवल 78 मतलब शिष्य थे जो उसको मानने वाले लोग थे, उसी के साथ वो चल दिया। सोचिए देखिए कितना दूर गया, देखिए अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ऐतिहासिक यात्रा शुरू किए। 24 दिनों में 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, लगभग पटना से कुछ दूरी पर कम, इतना दूर वो 24 दिनों में पैदल चलते रहा। और बाबू जब 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी जब साबरमती आश्रम से निकला, तो कुछ दिनों तक तो 78 से 80 हुआ, लेकिन दांडी पहुंचते 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 जब पीछे घूम के देखते हैं गांधी जी, तो 7800 नहीं बाबू, 78,000 लोग आ गए, ठीक है। अब कहा कि यही उपयुक्त मौका है, और यही उपयुक्त मौका है सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की, ठीक है। तो 250 किलोमीटर की पद यात्रा का मतलब क्या, पैदल, गाड़ी घोड़ा से नहीं, पैदल गए, ठीक है। पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को गांधी जी कहाँ पहुंचे, देखिए शुरुआत किए थे 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च, और पहुंचे कितना, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे, तथा 6 अप्रैल को यानी अगले दिन समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया। तो नमक कानून भी अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग यही लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो दांडी यात्रा क्या है बाबू, तो दांडी यात्रा नमक कानून से जुड़े यात्रा थे, जिनमें गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक टोटल 250 किलोमीटर की दूरी पद यात्रा से की, जिसमें उन्होंने समुद्र तट के किनारे पहुंचकर नमक खुद से बनाया और नमक कानून का विरोध किया। इसे ही दांडी मार्च कहते हैं। दांडी मार्च के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो कहानी समझिए, खुद से लिखिए, कहीं आपका गलत नहीं होने वाला है। बातें समझ में आ रहा है, कोई जरूरी नहीं कि हम जो लिख करके दिए हैं यही छापोगे, खुद से भाषा अपने से बना करके लिखना सीखिए। चलिए आगे समझा जाए चीजों को। अब जरा समझिएगा, इस नमक कानून आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार का था, यानी ये जो नमक कानून था, यानी ये जो नमक दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो जरा समझा जाए। तो पहला था, हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाए, और सही बात है, केवल दांडी में ही नहीं, केवल गुजरात में ही नहीं, बंगाल, मेरठ, हर जगह नमक कानून का विरोध होने लगा। कोई अंग्रेज का नमक नहीं खरीदता था, जाओ बाहर में जाओ, हम लोग अपना खुद नमक बना लेंगे, ठीक है। पूरा कहता हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया। छात्रों, स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार करना, यानी ये जो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था कि जो है छात्र जो है स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करेगा, उस अंग्रेजों के स्कूल में कोई नहीं पढ़ने जाएगा, ठीक है। विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, यानी जो विदेशी कपड़ा है उसको क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए, हमको विदेशी कपड़ा नहीं पहनना, खुद का अपना कपड़ा खादी वाला वस्त्र पहनना है।
सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाना चाहिए, यानी गवर्नमेंट जो टैक्स लेता है वो टैक्स नहीं देंगे अब। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। अब टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट, तो फिर अब गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट तो इसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए, यानी जो शराब की दुकानें थी, फैक्ट्रियां थी, वहां शराब पिला पिला करके भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था, लूटा उटा जाता था। तो कहा कि औरतों को शराब के दुकान के सामने धरना प्रदर्शन करनी चाहिए ताकि शराब की दुकानें बंद हो। ठीक है, वकील अदालत छोड़े, यानी जो भी भारतीय वकील है जो अंग्रेजी अदालत में कार्य कर रहे हैं वो वकील अदालत छोड़े, सरकारी कर्मचारी पद त्याग करे, यानी जो भी भारतीय अगर सरकारी कर्मचारी है, अंग्रेज के अंदर काम कर रहे हैं, वो अपना सरकारी जो है नौकरी छोड़े। सोचिए कितनी बड़ी ये थी, और लोगों ने आजादी के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। जिसका जीवन सेटल था बाबू, नौकरी लेकर के अच्छा खासा चला रहा था अंग्रेजी शासन में, वो भी तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, वो भी तो इस आंदोलन में शामिल हुए। तो ऐसे ऐसे भी महान लोग थे, कुछ चाटुकार लोग भी थे। ठीक है, चलिए, हर घर में लोग चरखा काटे और सूत बनाए। ठीक है, चलिए, इन सभी कार्यक्रमों में अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाएगा, यानी जो भी कार्यक्रम होगा उनमें एक जरा हिंसा नहीं होगा, अहिंसा होगा। यानी हमें सत्य की मार्ग पर चलते हुए बिना मारपीट किए हुए हमें शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करनी है। ठीक है, तो ये था दांडी यात्रा के उद्देश्य, दांडी यात्रा के कार्यक्रम या नमक कानून के कार्यक्रम। ओके, तो चलिए ये वाला आप लोग 5 से 6 7 लाइन याद रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। अब कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। तब बाबू सविनय अवज्ञा आंदोलन तभी हम आपको बताए थे कि नमक कानून के विरोध होने के बाद शुरू कर दिए। कारण क्या थे आपको ये भी बता दिए। अगर आपसे पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या थे बाबू, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या थे, तो इसमें क्या, इसके क्या कारण थे, तो कारण यही थे कि जो है साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज की मांग, फिर इसके बाद अंतिम जो कारण था वो नमक कानून था। नमक कानून का उल्लंघन हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन में इतने प्यार से अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करना था, और तो और ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके भाग ली। ठीक है, सारे महिलाएं, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सभी लोगों ने भाग लिया। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी भी अपना नौकरी छोड़ करके इस आंदोलन में भाग लिए। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कहने का सीधा अर्थ ये हुआ बाबू कि यानी अंग्रेजी चीजों का बड़ी प्रेम पूर्वक जो है बहिष्कार करना। अगर आपको कोई गाली दे रहा है आप सुन लीजिए, मुस्कुरा दीजिए, हो गया। इसी तरह से अंग्रेज अगर आपको दू झापर मारे, हंस के बोले और मारिए। अब बेचारा, मतलब इतना बेहतर तरीके से बहिष्कार करना था उसके चीजों को, ताकि अंग्रेज को गुस्से ही नहीं आए, और गुस्सा नहीं आएगा ना कुछ कर पाएगा। तो यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय, नाम से ही पता चल रहा है, सविनय, विनय पूर्वक, कोई मारपीट नहीं। चलिए, क्योंकि गांधी जी को पता था असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया था पुलिस स्टेशन में, है ना। चलिए, तो सविनय जब अवज्ञा आंदोलन जब हुई, तो अब इसके परिणाम क्या निकले। अब कोई आंदोलन होती है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है। जैसे असहयोग आंदोलन के परिणाम निकले बाबू, क्या परिणाम निकले थे कि असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद स्थगित कर दिया गया था। ना तो उसे पूर्ण स्वराज की मांग मिली, ना पंजाब में जो मार्शल लॉ लगा करके पंजाबों के लोगों पर जो अत्याचार किया था, ना उसका इंसाफ मिला। परिणाम जीरो, है कि नहीं है। चलिए, तो अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या परिणाम निकले, तो बाबू इसमें गांधी जी जानते थे और लोगों को भी बताए थे कि वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है, क्योंकि फिर से ये दोबारा बड़ा जन आंदोलन था, तो गलतियां दोहरानी नहीं है। सविनय यानी प्रेम पूर्वक हम लोगों को आंदोलन करना है, उत्सुकता में नहीं आना। और अंत में गवर्नमेंट को सामने आना पड़ा और गवर्नमेंट बातचीत किए गांधी जी से। चलिए आइए समझते हैं चीजों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कई परिणाम हुए। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया,
यानी यह आंदोलन पूरे राष्ट्र में फैल गया, पूरे देश में, पूरा राष्ट्र में फैला हुआ था। सभी लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन व अशिक्षित लोगों की भी भागीदारी बनी। सभी तबके के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए, यहाँ तक कि महिलाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुई। महिलाएं शराब के आगे दुकान पे धरना देती थी, जहां कहीं गलत होता था तो महिलाएं अपना जो है वो क्या बोलते हैं घर से जो है है ना बेलना वगैरह सब लेके आती थी। जहां गलती होता था वहां मारपीट शुरू कर देती थी, है कि नहीं है? थोड़ा उसको तो बर्दाश्त होता नहीं है, ठीक है। लेकिन गांधी जी बोल के रखे थे कुछ भी हो जाए मारपीट नहीं करना है। तो इन्होंने भी क्या किए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए, ठीक है। महिलाओं की भी भागीदारी उतनी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया, यानी इस आंदोलन से समाज के विभिन्न वर्ग यानी सब लोग राजनीति में भी आए, सब लोगों को मतलब अहम भूमिका निभाया और सब लोगों को अहम माना गया, ठीक है। समाज के नए वर्गों में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं व्याप्त हुई, यानी जो समाज के निचले तबके के लोग थे, जिन्हें लोग यहाँ पर जातिगत भेदभाव किया करता था, लेकिन अब वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए और सभी अंग्रेजी के खिलाफ थे, ठीक है। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं की प्रभावी भूमिका देखा गया, यानी यही सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ चढ़ करके रही। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार यानी ना तो उसका कपड़ा यूज करना है, ना तो उसका स्कूल कॉलेज जाना है, ना तो उसका नमक खाना है, कुछ भी नहीं करना है। फिर आर्थिक बहिष्कार ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया, यानी जो ब्रिटिश था उसको पूरी तरीका से प्रभावित किया। भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के आयात में गिरावट आई, यानी जो इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था मशीन द्वारा बन करके वो लोग खरीदना बंद कर दिया। गांधी जी देखे किएगा एक गो धोती में जो है अपना जीवन व्यतीत कर देता है, कहा कि हमारा देश का गरीब किसान मजदूर फटा पुराना कपड़ा पहन रहा है, हम भी वही पहनेंगे और धोती पे ही जिंदगी गुजारा था, क्योंकि गरीब था। तो इन्होंने वस्त्र की आयात पर क्या हो गया, मतलब गिरावट आ गया। इंग्लैंड से कपड़ा आना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि लोग विदेशी वस्तु खरीदते ही नहीं थे। अभी आप लोग फटा-फटा जीन्स पहनते हैं, टी-शर्ट पहनते हैं, सब विदेशी वस्तु है। लेकिन हालाँकि अब भारत में बनता है, लेकिन ये विदेशी वस्तु नहीं कहेंगे, वेस्टर्न कल्चर कह सकते हैं। ये जो आई है जीन्स टी-शर्ट आप लोग जो देख रहे हैं, ये हम लोग का नहीं है, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता की नहीं है। ये है ना, यानी पश्चिमी सभ्यता के लोगों की है, अंग्रेज लोगों की है, यूरोपीय लोगों की है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? गिरावट आई और वस्तुओं के आयात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, यानी जो वस्तु आता था उसके भी आयात पर जो है उल्टा असर हुआ और आना धीरे धीरे कम हो गया। इस तरह से अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये थे आपके जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम। इस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना एक हुआ, यानी एक संगठन का नाम था वानर सेना, और मंजरी सेना भी क्या हो गया, एक एकत्रित हुए। इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया, यानी यह जो आंदोलन था किसान आंदोलन को भी, कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित किया। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1935 ईस्वी में पारित किया जाना था, ठीक है। गवर्नमेंट हद तक जो है क्या हो गई, झुकने के लिए तैयार हो गई, मिलने के लिए तैयार हो गए। बात समझ में आ रहा है? फिर कहता कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस समानता के आधार पर बातचीत की, यानी पहली बार भारत सरकार, ये जो है ब्रिटिश सरकार जो थे वो कांग्रेस के समक्ष आए और समानता की बात का, ठीक है ठीक है, हम आपको समान अधिकार देंगे, अब कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं है? जब गुस्सा में आ गए, जब मारपीट शुरू हो गया, तब आप मिलने मिलाने की बात नहीं करिए, अब आर या पार होगा। बातें समझ में आ रहा है? पहले से इतना बातें हम बोल रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अब कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं है? तो वही बात है, लेकिन फिर धीरे 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 क्या हो गया, युद्ध की स्थिति बनी रही। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति क्या हो गई, तेज हो गई। हम लोग देखे कि जो 1914 के बाद प्रथम विश्व युद्ध था, धीरे 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 देख रहे हैं कितना कांड हुआ बीच में, और लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं भी व्यक्त हो गई और राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई, और अंग्रेज के दोषपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन यहाँ पर हुए। बातें समझ में आ रहा है? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाबू परिणाम, ठीक है। इन आंदोलनों ने भारत में किसान एवं मजदूर आंदोलन को एक नया आवाम
दिया। अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाई जाने के कारण भारतीय कृषक में भी असंतोष की भावनाएं व्याप्त थी, यानी किसान को तो प्रताड़ित कर ही रहा था अंग्रेज, तो किसान वर्ग भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ठीक है, फलस्वरूप उसका विरोध एक आंदोलन के रूप में चलने लगा और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सहयोगी बना। यानी कई तरह के कारणों से जो है दो आंदोलन हुए, एक असहयोग आंदोलन जो कि तो वो उसका परिणाम आप लोग को बता ही है कि कुछ नहीं मिला वहां, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में हद तक सरकार सामने आई, बातों को रखा और झुकने पर मजबूर हो गए। तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके परिणामों को बता दिए। तो बाकी और भी कई ऐसी घटनाएं हैं, आपको समझा देंगे शॉर्ट में। आपको हम चंपारण किसान आंदोलन, नील्हे किसान के बारे में नहीं बताए, वो भी कल क्लियर कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर की घटना है वो भी क्लियर कराएंगे। फिर इसके बाद जो है बाबू लॉ जो है गांधी इरविन समझौता के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये सभी चीजों पर चर्चा करते हुए तब जाकर के क्लास का एंडिंग करेंगे। तो चलिए, आप लोगों को इतना तक समझ में आ गया होगा। ठीक है।